हेलो फ्रेंड्स, BPCS 187 इसमें अपन यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे आज। प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एक स्कॉलर डेनिस डाइड रोड के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्कूल छोड़ता है तो शिक्षा समाप्त नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने जीवन के हर पल में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अनेक कंपनियां वर्तमान में ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अपने राजस्व का यानी कि अपने कुल पैसे का कमाई का 3 से लेकर 5% खर्च करती है। वे इसे लाभकारी निवेश मानते हैं, यानी कि वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि पैसा लगाने से कर्मचारी कुछ काम सीखेगा और कंपनी को ही फायदा होगा। प्रशिक्षण एवं विकास से कर्मचारी की रचनात्मकता, व्यक्तित्व, संगठनात्मक प्रदर्शन, नेतृत्व, कौशल, प्रेरणा, वफादारी, बेहतर दृष्टिकोण, प्रभावी निर्णय लेने तथा आधुनिक ज्ञान अर्जित करने की क्षमताएं बढ़ती है। परिभाषा देख लेते हैं। ट्रेनिंग होता क्या है? कर्मचारी को सौंपे गए कार्य को करने हेतु उसके ज्ञान और कौशल माने स्किल्स को बढ़ाने का कार्य ही और प्रशिक्षण कहलाता है। यह एक अल्पकालिक प्रक्रिया होती है, मतलब कुछ समय के लिए होती है। इसमें कर्मचारी द्वारा ज्ञान अर्जित करना, कौशल, अवधारणा व नियम सीखना, दृष्टिकोण व व्यवहार बदलना आदि शामिल होता है, ताकि एक विजन तक यानी कि एक लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। आगे लिखा है, विकास किसे कहते हैं? विकास एक संगठित व व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग करने वाली एक लंबी अवधि की एक शैक्षिक प्रक्रिया है। वापस से सुनो, विकास एक संगठित एवं व्यवस्थित प्रक्रिया का उपयोग करने वाली एक लंबी अवधि की एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारी वैचारिक व सैद्धांतिक ज्ञान सीखता है जो उसके नौकरी के प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार लाता है। डेवलपमेंट क्या है? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वहाँ पर दोस्तों लगातार वो कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखता रहता है ताकि उसका कैरियर बने। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन विकास कहते हैं, जिससे कि वो अपने जॉब कैरियर में परफॉर्मेंस अपनी बढ़ा पाए ताकि अपनी पर्सनालिटी भी बढ़ा पाए। आगे लिखा है तीसरा पॉइंट, प्रशिक्षण और विकास का महत्व क्या है? तो इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, मानव संसाधन का अनुकूलतम प्रयोग। तो प्रशिक्षण एवं विकास से व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे कर्मचारी ज्ञान व कौशल बढ़ता है। कर्मचारी तकनीकी व व्यवहारिक कौशल प्राप्त करके एक कुशल मानव संसाधन में बदल जाता है। फिर है उत्पादकता। प्रशिक्षण से कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है जिससे संगठन को लक्ष्यों की प्राप्ति जल्द से जल्द हो सके। टीम भावना में क्या लिखा है? इससे कर्मचारियों में टीम वर्क तथा अंदर से सीखने का उत्साह पैदा होता है जिससे कर्मचारियों के बीच सहयोग बढ़ता है। चौथा पॉइंट है संगठन की संस्कृति। स्वस्थ व संगठन की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण व विकास जरूरी है। इससे काम सीखने की संस्कृति का विकास होता है। पांचवा पॉइंट है माहौल। कर्मचारी अपने वरिष्ठों यानी अपने सीनियर्स एवं अधीनस्थों यानी कि अपने जूनियर्स से सकारात्मक भावना व सोच ले सकता है अगर संगठन का वातावरण का स्वस्थ होता है। तो एफ पॉइंट लिखना है दोस्तों, गुणवत्ता। यह कर्मचारी के कार्य जीवन गुणवत्ता में सुधार लाता है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ में की क्वालिटी बेहतर होती है। आगे है स्वास्थ्य व सुरक्षा। तो प्रशिक्षण एवं विकास की सहायता से कोई भी कर्मचारी संगठन में उत्पन्न विषम व संवेदनशील परिस्थिति में अपने आप को सही रख पाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रशिक्षण एवं विकास की क्या महत्व है। मनोबल यानी कि मोटिवेट रख पाता है, इससे अपने आप को छवि मतलब इमेज। प्रशिक्षण विकास से संगठन की सकारात्मक छवि बनती है। लाभप्रदता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, इससे संगठन का कुल लाभ बढ़ता है। अब देखो ये प्रशिक्षण व विकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट लिखा है इसमें नई तकनीकों का बढ़ता उपयोग। तो वर्तमान के समय में बाजार में अलग अलग नई तकनीकें आ रही है, खुद को इस प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कि कंपटीशन का माहौल चल रहा है मार्केट में, तो अपने आप को वहाँ पे स्टेब्लिश रखने के लिए बनाए रखने हैं तो कंपनी को अपने कर्मचारी को प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। पुराने कर्मचारियों के ज्ञान को अद्यतन मतलब अपडेट करना। तो संगठन के पुराने कर्मचारियों को नई प्रौद्योगिकी की जानकारी देकर उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कर्मचारी को प्रभावी तरीके से काम करने में मदद करना। जब कर्मचारी कौशल व संगठनात्मक जरूरतों के बीच अंतर होता है तो इस अंतर को दूर करने के लिए प्रशिक्षण और विकास की जरूरत होती है। अब मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता, मुझे एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं आता है, लेकिन कंपनी में एक्सेल और पावर पॉइंट की ज़रूरत है, तो मेरा जो स्किल है वो तो MS ऑफिस ही है ना।
तो कई बार क्या होता है, कौशल और संगठनात्मक जरूरतों के बीच में अंतर होता है, इसीलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। फिर है चौथा पॉइंट, संगठनात्मक व्यवहार्यता व परिवर्तन प्रक्रिया। तो बदलते आधुनिक युग में संगठन के कर्मचारियों को इस माहौल में अनुकूलन हेतु प्रशिक्षण और विकास की जरूरत होती है। उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आगे पढ़ लेते हैं। जब कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसकी उत्पादकता बढ़ते हुए ज्ञान के स्तर में अपडेट करते हैं खुद को, इससे संगठन के उत्पादों की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है। आगे लिखा है दोस्तों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में सुधार हेतु। तो संगठन में दुर्घटनाएं कम होती है, तो कर्मचारियों को संभावित खतरों से बचाया जाता है, इसलिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस का महत्व है। आगे दोस्तों, प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया। तो अपन देख लेते हैं किस तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। इसके कुछ कंपोनेंट है, घटक है, जैसे कि प्रशिक्षण और विकास की ज़रूरतों का आंकलन, असेसमेंट करना कि कितना ट्रेनिंग कर्मचारी को चाहिए होगा। दूसरा पॉइंट, प्रशिक्षण रूपांकन व विकास कार्यक्रम। तीसरा, प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। फिर चौथा है प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन। फिर देखो इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं, अगर ये सवाल आता है तो प्रशिक्षण और विकास की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें 4 अपने को हेडिंग लिखने। पहली हेडिंग है प्रशिक्षण और विकास की जरूरतों का आकलन। संगठन में किस कर्मचारी को कैसे व कब प्रशिक्षित किया जाना है उसका आकलन किया जाता है। इसके विभिन्न पहलू होते हैं। जब कर्मचारी का प्रदर्शन गिर रहा होता है तो प्रशिक्षक द्वारा उसके उन क्षेत्रों पे काम किया जाता है जहाँ वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो काम एम्प्लॉय को, कर्मचारी को नहीं आता है, उसको सिखाया जाता है। ये कमजोरियां ग्राहक की शिकायतें, निष्पादन मूल्यांकन, उत्पाद की गुणवत्ता, आउटपुट, कर्मचारी का वर्तमान ज्ञान पता करके हल की जा सकती है। आगे लिखा है, प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षुओं का साक्षात्कार करके उन्हें काम करने की मांगों, लक्ष्य, कर्मचारी कमजोरियों को दूर करने हेतु कहा जाता है। ठीक है, जो ट्रेनर होते हैं ना, ट्रेनर होते हैं, ठीक है, और जो ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी मतलब जो काम सीख रहा है उसको प्रशिक्षु कहते हैं, और प्रशिक्षक मतलब जो काम सिखा रहा है, ट्रेनर। ठीक है, तो जो ट्रेनर है वो काम सीखने वालों का इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, उनको बताते हैं कि आप अपनी कमजोरी को दूर करो। ठीक है, आपको जो काम नहीं आता वो सीखें आप, ताकि आप कंपनी के लक्ष्य तक पहुंच पाएँ। जब एक कर्मचारी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की मांग कर रहा होता है तो उसे नए पद की जिम्मेदारियां बताई जाती है ताकि वह संगठन के भविष्य की मांगों को पूरा कर सके। आगे लिखा है, नए कर्मचारियों की भर्ती की जरूरत के माध्यम से चयन करके उन्हें विशेष कार्य की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, कंपनी की जो भी जरूरत है उसके हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है कर्मचारियों को। प्रत्येक कर्मचारी का व्यक्तिगत विश्लेषण करके प्रशिक्षक वह निश्चित करता है कि किस प्रशिक्षु का ज्ञान कम है तथा उसे अब प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इसमें प्रशिक्षक कर्मचारी को उपचारात्मक व उन्नत समूह में बांटकर ही प्रशिक्षित करता है। 2 समूह में, उपचारात्मक और उन्नत समूह। मान लो 10 बंदे हैं तो उनको ट्रेनिंग देना है, तो 5 को बांट दिया उपचारात्मक में और 5 को बांट दिया उन्नत समूह में, और फिर उनके ट्रेनिंग करवाई जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रशिक्षण रूपांकन और विकास कार्यक्रम। ये प्रक्रिया पढ़ रहे हैं अपन अभी। प्रशिक्षण व विकास की जरूरतों का आंकलन करके प्रशिक्षण रूपांकन व विकास कार्यक्रम को डिजाइन किया जाता है। अब निम्नलिखित पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। बी पॉइंट में पहला पॉइंट है कार्यक्रम के प्रतिभागी, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो इसमें मानव संसाधन विभाग द्वारा कर्मचारियों को, प्रशिक्षकों व ग्राहकों के नाम की सूची बनाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कार्यक्रम को कौन लागू करेगा, यानी कि ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है कौन लागू करेगा। कार्यक्रम को लागू करने व कर्मचारी को प्रशिक्षित करने हेतु मानव संसाधन मंत्री विभाग के सदस्य, संगठन के वरिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें, बी पॉइंट में, उपयोग की जाने वाली विधियाँ। प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम को डिजाइन करने में विभिन्न विधियाँ व तकनीकी काम में ली जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रशिक्षण का स्तर। अब इसमें भी दोस्तों कुछ 3 स्तर बताए गए हैं। निम्नतम स्तर, इसमें कर्मचारी को मौलिक ज्ञान व कौशल सिखाया जाता है। मध्यम स्तर में इसमें काम करने की और कौशल विकास करने की क्षमता को हासिल करवाना सिखाया जाता है कर्मचारी को। तीसरा पॉइंट है अंतिम स्तर, इसमें परिचालन दक्षता, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़। तो मान लो कोई मशीन वगैरह कैसे चलानी है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट कैसे रन करना है, ठीक है, ये प्रशिक्षण का अंतिम स्तर होता है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं, ये प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। उसमें 4 हेडिंग थी बड़ी, दूसरी हेडिंग हमने पढ़ ली है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखो बी हेडिंग में अपन ने 4 हेडिंग पढ़ ली छोटी छोटी। 5वीं हेडिंग है नियोजित करने के लिए सीखने के सिद्धांत।
इसमें कर्मचारियों की प्रेरणा मतलब उनका मोटिवेशन, व्यक्तिगत मतभेदों की पहचान, आपस में ही दोस्तों कई बार है डिबेट्स वो करते रहते हैं, कई बार विचार नहीं मिलते हैं, कोमा अभ्यास के अवसर, कोमा सीखने की सामग्री व हस्तांतरण प्रक्रिया को समझा जाता है। ठीक है, तो कंपनी में जो भी लोग रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, उनके मतभेद दूर किए जाते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है ताकि ट्रेनिंग के लिए वो तैयार हो सकें। फिर जगह, ट्रेनिंग कहाँ पर करवाई जा सकती है? ऑन द जॉब मतलब कार्यस्थल पर ही, ठीक है, और किसी बाहर की साइट पर, और संस्थान में यानी कोई भी कॉलेज में, ठीक है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन में। तीसरा पॉइंट है, तीसरा देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया उसमें 2 हेडिंग पढ़ ली है। तीसरा पढ़ते हैं अपन प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, उनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार होने के बाद इसे लागू किया जाता है। इसमें कई मुद्दे सामने आते हैं। कंपनी के कार्य के घंटों में अगर प्रशिक्षण के लिए घंटे निकाले जाएं तो कंपनी के उत्पादन और प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर आगे लिखा है, कंपनी के कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम विरोध भी कर सकते हैं। अच्छे प्रशिक्षक ढूंढना भी एक चुनौती है, मतलब आज के टाइम पे जो ट्रेनर होते हैं, अच्छे ट्रेनर नहीं मिलते हैं। प्रशिक्षण हेतु चुने गए स्थान पर व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे पानी वानी की कमी होती है वहाँ पे, ठीक है। कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दे, निगरानी मतलब उसका मॉनिटर करना, ठीक है, पर्यवेक्षण मतलब देखना। तो जब ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया जाता है तो कुछ मुद्दे आ जाते हैं, मतलब उस ट्रेनिंग कैसी चल रही है उसको कोई चेक करने वाला वहाँ पे नहीं होता है। आगे लिखा है 4th पॉइंट, प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन। तो प्रशिक्षण मूल्यांकन एक प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षण के दौरान प्रदर्शनों के प्रभाव के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। आगे लिखा है, प्रशिक्षण मूल्यांकन निम्नलिखित कारणों से करना चाहिए। तो किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को जारी रखना है, या उसको संशोधित करना है, बदलाव करना है, या उसको समाप्त करना है, ठीक है। तो ये हम चौथे बड़ी हेडिंग में अपन पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, प्रशिक्षुओं को क्या अतिरिक्त प्रशिक्षण देना है। जो भी वहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है, ट्रेनी, तो उसको क्या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी है, ये हमें देखना चाहिए। प्रशिक्षण प्रक्रिया में वैज्ञानिक समझ उत्पन्न करने हेतु, देखो ये क्या पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम मूल्यांकन, उसी में पढ़ रहे हैं पॉइंट ये। प्रशिक्षण समारोह की विश्वसनीयता जांचने हेतु, मतलब जहाँ पर भी इवेंट हो रहा है ट्रेनिंग का, तो उस प्रोग्राम की क्या रिलायबिलिटी है, ठीक है, क्या क्रेडिबिलिटी है, वो चेक करना। सेकंड पॉइंट है इसमें 4th हेडिंग में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन निम्न आधार पर करना चाहिए। प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम के दौरान काम सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। आगे लिखा है, कर्मचारी के प्रदर्शन में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, पहले से ज़्यादा काम आता है कि नहीं आया। फिर प्रशिक्षित कर्मचारी व नए कर्मचारी ज्ञान की तुलना के आधार पर क्या यह विकास कार्यक्रम अन्य संगठनों के प्रदर्शन हेतु भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तीसरा इसमें छोटी हेडिंग है, प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों मूल्यांकन करते समय निम्न विधियाँ अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि प्रशिक्षुओं जो कि ट्रेनी होते हैं से प्रतिक्रिया एकत्रित करनी होती है। प्रतिक्रिया मतलब उनका रिस्पॉन्स लेना चाहिए, और दोस्तों सवाल लिखने चाहिए कि आपको कितना काम आया, कितना आपने सीखा है। आगे लिखा है मतलब जो भी मतलब ट्रेनिंग लेने आए, जैसे कि 10 बंदे लेने आए तो उनको 2 समूह में बांट लिया जाता है। 4th विधि में प्रयोगात्मक व नियंत्रण समूह में। आगे लिखा है, अनुदेरी व समय श्रृंखला विश्लेषण विधि में प्रशिक्षण से पहले व प्रशिक्षण बाद प्रशिक्षु का प्रदर्शन मापा जाता है। तो देखो निम्न ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम होते हैं उनका असेसमेंट करते समय 2 विधियाँ अपनाई जाती है। एक तो पहला ग्रुप में बांट दिया जाता है, जो भी वहाँ पे काम सीखने आए उन ग्रुप का नाम है प्रयोगात्मक ग्रुप और नियंत्रण समूह। उसके बाद में दोस्तों अनुदैर्ध्य व समय श्रृंखला विश्लेषण विधि लागू की जाती है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें ये देखा जाता है कि ट्रेनिंग देने से पहले इनको कितना काम आता था, ट्रेनिंग देने के बाद में इनको कितना काम आया है। मूल्यांकन के स्तर देख लो आप, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं यानी कि जो काम सीखने आए वहाँ पे ट्रेनी की प्रतिक्रिया ली जाती है। ये प्रतिक्रिया नकारात्मक या सकारात्मक दोनों हो सकती है। फिर दूसरा पॉइंट, सीखना। प्रशिक्षुओं की लिखित परीक्षा लेकर उसके ज्ञान व कौशल स्तर को मापा जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहार। प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सीखा हुआ ज्ञान वह ऑन द जॉब कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, भूल न जाओ अब, तो इसलिए अपने को देखना जरूरी है। प्रशिक्षण व विकास की प्रक्रिया, तो इसमें दोस्तों 4 बड़ी हेडिंग थी, इसमें चौथी हेडिंग पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें मूल्यांकन अपन पढ़ रहे हैं आगे,
व्यवहार भी देखा जाता है, ठीक है, कि किस तरह से जो ट्रेनिंग लेने आए कैसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो मतलब सही ट्रेनिंग चल रही है उनकी। परिणाम, संगठन के प्रदर्शन को उत्पादकता व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिणाम देखे जाते हैं। आगे एक बड़ी हेडिंग है, ये 4 पॉइंट तो कंप्लीट हो गए हैं अपने। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अब प्रशिक्षण विकास के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका है दोस्तों, ये आ सकता है 20 नंबर का, संज्ञानात्मक तरीके। इसमें कुल 7 विधियाँ आती है। व्याख्यान मतलब लेक्चर वगैरह देना, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT कहते हैं इसको। फिर परफॉर्मेंस, चर्चा, इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम, ये आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख के आना है, मतलब हिंदी में। इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम हिंदी नहीं है इसके लिए कोई। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, फिर है आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी। अब दोस्तों ये क्या ट्रेनिंग किस तरह से दी जा सकती है वो यहाँ पे तरीके बताए हुए हैं। तो पहला इसमें है संज्ञानात्मक कोग्निटिव मेथड्स। तो इसमें टोटल 7 तरीके हैं छोटे छोटे। पहला व्याख्यान, प्रशिक्षु को ज्ञान बढ़ाने तथा किसी विषय व सैद्धांतिक पहलू बताने हेतु व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। यह मुद्रित यानी प्रिंटेड भी हो सकती है तथा मौखिक भी हो सकती है। इसमें प्रशिक्षक व प्रशिक्षुओं को लक्ष्य, एजेंडा व प्रक्रिया विधि बताता है। प्रशिक्षक समूह को किताब व नोट्स की सहायता से किसी विषय के बारे में जानकारी देता है। मुद्रित रूप से बेहतर मौखिक रूप से प्रशिक्षुओं के सामने प्रशिक्षण संबंधित बात अच्छे कैसे कर सकता है। दोस्तों जो ट्रेनर है वो अपने ट्रेनिज से मतलब बोल बोल के उनको ज़्यादा सिखा सकता है, बशर्ते उनको पढ़ पढ़ के कुछ बताए, ठीक है। दूसरा है परफॉर्मेंस। इसमें प्रशिक्षक विजुअल्स प्रदर्शित करके यानी कि कुछ ग्राफ चार्ट वगैरह दिखा करके जो ट्रेनिंग लेने हुए उनको बताने की कोशिश करता है ट्रेनर कि कोई काम कैसे व क्यों करना चाहिए। इसमें जो ट्रेनर होता है किसी विषय के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाता है, उन्हें व्यवस्थित करके स्पष्टीकरण देता है। प्रशिक्षक ध्यान रखता है कि प्रशिक्षु की भागीदारी का स्तर जितना ज़्यादा होगा वह काम उतना ही जल्दी सीखेगा। परफॉर्मेंस में लिखना है। आगे लिखने है दोस्तों, प्रदर्शन विधि में निम्न लागतें आती है। क्या कॉस्ट आती है इसकी। कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण सुविधा की लागत, ठीक है। तो ट्रेनिंग वगैरह के लिए जगह फिक्स करना, ठीक है। सामग्री लाना, उसके लिए पैसे इकट्ठा करना, और जो ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं और जो ट्रेनिंग देने आए हुए हैं जो ट्रेनर होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, यात्रा की व्यवस्था करना और उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, जो पैसा लगता है इनमें। प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं द्वारा बिताए गए घंटों की लागत, यानी कि जो मतलब कोई मान लो ट्रेनर है तो उसने 5 घंटे ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तो 5 घंटे के तो पैसे लेगा। ऐसे ही प्रशिक्षण के आयोजन से संबंधित लागतें हैं कुछ, मतलब अगर कहीं पे टेंट वगैरह लगा लिया है या कहीं पे स्कूल में अरेंजमेंट कर रहे हैं, कॉलेज में अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो फिर कॉलेज वाले तो पैसा लेंगे, राइट। आगे लिखा है प्रदर्शन को पूरा करने के बाद प्रशिक्षक प्रशिक्षुकों को काम करने का मौका देता है तथा जानकारी लेता है कि वह इस काम को कैसे कर रहा है। आगे लिखा है चर्चा। इस विधि में प्रशिक्षक प्रशिक्षुओं से तथा प्रशिक्षक से प्रश्न पूछ कर, यानी कि जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी से पूछ सकता है, वो ट्रेनर से पूछ सकता है क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इशू के बारे में, जिससे वे प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकें। आगे लिखा है प्रशिक्षक व प्रशिक्षु के बीच संप्रेषण क्रिया मौखिक गैर मौखिक हो सकती है, यानी कि बोल बोल के करवाई जा सकती है ट्रेनिंग, या फिर इशारों से, संकेतों से भी करवाई जा सकती है। इस विधि का फायदा है कि दोनों तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि जो ट्रेनी होते हैं उनमें तार्किकता यानी कि उनमें लॉजिकल और साइंटिफिक जो सोच है उसका जन्म होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी समझ शक्ति बढ़ती है। आगे लिखा है कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए कर्मचारियों के ज्ञान को अद्यतन यानी कि उनको अपडेट करने के लिए वर्तमान में कई संगठन प्रशिक्षण देने हेतु अपने कर्मचारियों को CBT तरीके का उपयोग कर रहे हैं। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं कि जो ट्रेनिंग होता है वो कम समय में सीख जाता है, प्रशिक्षु खुद भी कंप्यूटर का प्रयोग करना सीख जाता है, प्रशिक्षण की लागत कम आती है कंप्यूटर से अगर कोई सिखाता है तो, और प्रशिक्षु की गोपनीयता प्राइवेसी सुरक्षित रहती है ताकि वे कंप्यूटर का उपयोग कर काम को अच्छे से सीख जाएँ। आगे है संज्ञानात्मक तरीके में 5वां तरीका इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम। तो इसमें क्या लिखा है, इस विधि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से जो ट्रेनिंग होती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इस सिस्टम की निम्न विशेषताएं हैं। यह प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनिंग के ज्ञान के स्तर को बताकर उनको निर्देश देता है, फिर ट्रेनिंग को गाइड करता है, और यह प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन भी करता है। ये एक संवादात्मक प्रणाली है, यानी कि इसमें ट्रेनर बोल बोल के कम्युनिकेट करता है, अपने ट्रेनिंग को बताता रहता है कि इस तरह से काम सीखना है।
आगे लिखा है यह प्रशिक्षकों को पढ़ाने का कार्यप्रणाली में सुधार लाता है। यानी कि दोस्तों अगर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अगर बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। यह पाठ आधारित प्रक्रिया है। इसमें 3 घटक शामिल होते हैं इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल सिस्टम में। एक डोमेन विशेषज्ञ होता है, ठीक है। इसमें प्रशिक्षक मॉडल भी होता है जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु के प्रदर्शन के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है क्या चीज़, मतलब यहाँ पे कि मान लो कोई ऐसी मशीन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है, तो वो जो ट्रेनिंग लेने आए हैं उनको मतलब बहुत ही आधुनिक तरीके से सिखाती है। मान लो अब वो ये भी बता देती है कि आपने कितने घंटे वो मशीन पे बिताए हैं, आपको कितना काम आया है, कितने सवाल आपने सही किए, ठीक है। तो मतलब इसमें ये चीज़ें आपको लिख के आनी है, ठीक है। अगर ये टेक्निकल जो बातें आपको याद नहीं हो रही हैं तो प्रशिक्षुओं की प्रतिक्रिया की व्याख्या करने हेतु प्रशिक्षण सत्र प्रबंधक होता है, मतलब वहाँ पे एक मैनेजर होता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करता है। एक यूजर इंटरफेस होता है जो प्रशिक्षु को इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम के साथ संवाद की अनुमति देता है। तो मशीन है दोस्तों, उनको बता देती है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप इस तरह से काम सीखें, ठीक है। आगे लिखा है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक तरीके में ही। यह कंप्यूटर आधारित ट्रेनिंग है जिसमें ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, ग्राफिक्स का मतलब जानते हैं, मल्टीमीडिया मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा मीडिया का यूज़ हो, और टेक्स्ट मैसेज ये सब शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मेमोरी में स्टोर होते हैं। यह ट्रेनी को जानकारी देता है कि प्रश्न भी पूछता है और उत्तर के आधार पर ट्रेनी को पहले बता देता है कि आप नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं, आपने काम सीख लिया है। सही उत्तर देने पे प्रशिक्षु को ये जो कंप्यूटर वो आगे ले जाएगा और नई सूचना देगा, ठीक है। और गलत अगर ट्रेनी कुछ सीखता है तो उसको रिव्यू करके पहले के पेज पे ले जाएगा। इसी विधि की विशेष है यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। यह प्रशिक्षु को तत्काल प्रतिक्रिया देता है, फटाफट से रिस्पॉन्ड करता है कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ये सुधारने की जरूरत है। यह प्रशिक्षु की आंसर की समीक्षा यानी कि रिव्यू करता है। यह ट्रेनी को छोटे छोटे चरणों में सिखाता है जिससे प्रशिक्षण के दौरान कम गलतियाँ होती हैं। इस विधि में ट्रेनी अपने अगले चरण में अपनी गति से आगे बढ़ सकता है। फिर है वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता क्या होती है। इसमें ट्रेनी को 3D वातावरण दिया जाता है, मतलब 3 दिशाओं में वो देख सकता है। इस तरह से मतलब कुछ मशीनें वगैरह मतलब कुछ आते हैं ना गूगल्स वगैरह, चश्मे वगैरह, जिसमें 3D में देख सकते हैं। तो काम करने की जो आभासी परिस्थितियाँ उनको उत्पन्न करने का अवसर मिलता है, ठीक है। इसमें ट्रेनी को हैंडसेट दिया जाता है, दस्ताने, ट्रेडमिल का प्रयोग करना होता है। आगे लिखा हेडसेट क्या होता है, दृश्य एवं सर्वे संबंधी जानकारी देता है, दस्ताने स्पर्श संबंधी जानकारी देता है, ट्रेडमिल कार्य को उचित प्रकार से समझने हेतु। देखो वर्चुअल रियलिटी विधि की विशेषता क्या है, तकनीकी समझ की आवश्यकता होती है, महंगी तकनीक है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। समय ज़्यादा लगता है इसमें, यात्रा, आवास, खाने का खर्चा भी नहीं लगता, महंगे बुनियादी ढांचे की नीड नहीं होती है। दूसरा एक तरीका ट्रेनिंग देने का व्यवहारिक तरीके, तो इसमें शामिल विधियों में ट्रेनिंग को वास्तविक रूप में व्यवहार करने की अनुमति मिलती है। इसमें कुल 6 विधियाँ शामिल है, खेल और अनुकरण, व्यवहार प्रतिरूपण यानी बिहेवियर एंड मॉडलिंग, फिर व्यवसायिक खेल, फिर केस स्टडी, फिर इन बास्केट ट्रेनिंग, और फिर भूमिका निभाना। पहला इसके अंदर खेल और अनुकरण। दोस्तों व्यवहारिक तरीके में खेल और अनुकरण है। प्रशिक्षण खेल के माध्यम से सीखने का काम करता है, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, एक प्रकार का ये एक्सरसाइज है जिसमें ट्रेनिंग को अलग अलग रूल्स सिखाए जाते हैं, है ना। बस ये याद रखना। व्यवहार प्रतिरूपण क्या है, इस विधि में ट्रेनिंग के व्यवहार व प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है, उसको दिखाया जाता है कि आप ये गलतियां कर रहे थे, ठीक है। तो आपको कार्यस्थल पे इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो व्यवहार को, ट्रेनिंग के व्यवहार को बदला जाता है इसके अंदर, राइट। व्यवहार प्रतिरूपण में 5 बातों पर गौर किया जाता है। बिक्री प्रशिक्षण, साक्षात्कार, दावा प्रशिक्षण, साक्षात्कार कर्ता परीक्षण, और सुरक्षा प्रशिक्षण, और पारंपरिक कौशल परीक्षण, ठीक है। तो भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रही है चीज़ें तो आप इतना याद रखो कि इसमें वीडियोग्राफी की जाती है। अगर कोई बंदा काम सीख रहा है, ट्रेनिंग लेने आया है, तो उसकी वीडियोग्राफी की जाती है, फिर उसको वीडियोग्राफी दिखाई जाती है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे थे, आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। बस इतना लिख के आ जाना है यहाँ पे। फिर है दोस्तों व्यवसायिक खेल, तो वैश्वीकरण के इस ज़माने टेक्नोलॉजी बदल रही है। कई कंपनियाँ इंटरेक्टिव, मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी की सहायता से कर्मचारियों को व्यवसायिक खेलों का सहारा ले रही है, ठीक है। तो खेल के माध्यम से सिखाने का काम किया जाता है, और ये जो खेल है वो कंप्यूटर पे ही वो कर्मचारी सीखते हैं, खेलते हैं उनको, और वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर काम सीखते रहते हैं।
आगे लिखा है दोस्तों, एक व्यावसायिक खेल जो कंप्यूटर पर आधारित होता है उसमें सिखाया जाता है कि कंपनी में काम करने का तरीका क्या है। इस खेल में नियम, प्रक्रिया, योजनाएं, सिद्धांत क्या होते हैं जो कर्मचारी सीखता है तथा उपयुक्त निर्णय लेकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। खेलों के लाभ क्या है? ये नेतृत्व कौशल विकसित करता है, इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आता है, प्रबंधन कौशल मजबूत होता है। यह खेल किसी जटिल काम को भी आसानी से सिखाता है। यह खेल प्रशिक्षकों को बताते हैं कि उनके लिए लिए गए निर्णय कैसे काम करते हैं तथा संगठन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। चौथा तरीका है इसमें केस स्टडीज़। इस विधि में प्रशिक्षु को लिखित सामग्री दी जाती है जिसमें संगठन में कार्यस्थल पर आने वाली काल्पनिक स्थितियाँ दी हुई होती हैं। ऐसी स्थितियाँ किसी के सामने भी आ सकती है, चाहे वह संगठन का कोई कर्मचारी हो, कोई सीईओ यानी कि बड़ा अधिकारी हो, मालिक हो कंपनी का, या फिर मानव संसाधन प्रबंधक हो। इस विधि के लाभ क्या, मतलब ये केस स्टडी विधि के लाभ: निर्णय लेने का कौशल बढ़ता है, ठीक है, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण का विकास होता है, संचार विकसित होता है, मतलब बोलने का तरीका, और प्रबंधन कौशल में वृद्धि होती है, प्रक्रियात्मक और रणनीतिक ज्ञान का विकास होता है। पांचवा तरीका है दोस्तों व्यवहारिक तरीके में इन बास्केट तकनीक। देखो ये जो छोटे छोटे 5 पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन, ये कौन सी बड़ी हेडिंग के हिस्से हैं? व्यवहारिक तरीकों में, ठीक है। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इन बास्केट तकनीक क्या है? इसमें संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को एक बास्केट में रखकर श्रमिकों को उनकी नौकरी से परिचित कराने का एक तरीका होता है। कंपनी के प्रबंधक व अधिकारी इन मुद्दों का आकलन करते हैं तथा साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं का भी आकलन करते हैं। मतलब एक बास्केट में है ना, कर्मचारी की समस्याएं लिखी होती हैं, उनके समाधान के तरीके लिखे होते हैं। कंपनी के अधिकारी सबसे पहले ट्रेनी को काम करने की जानकारी देते हैं, फिर कर्मचारी को जिस विषय पर समस्या रहती है वहाँ एक बास्केट में अपनी समस्या को डाल देते हैं। वह कर्मचारी इस दौरान अपने सहकर्मियों के साथ लगातार संवाद करता रहता है। फिर उस समस्या का समाधान कंपनी के प्रबंधक और कर्मचारी से बातचीत करके उसको निकाला जाता है। जब समस्या हल हो जाती है तो इस समस्या को कर्मचारी बास्केट से निकाल लेता है। इस प्रक्रिया को आउट बास्केट कहा जाता है। तो पहले तो मान लो कर्मचारी को कोई समस्या आ रही थी तो एक कागज़ में लिख के उसको बास्केट में डाल दिया, ठीक है, और फिर कर्मचारी की अगर समस्या हल हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को वापस से उस चिट को निकाल लिया बास्केट से। ये आउट बास्केट कहलाता है। इस विधि के लाभ क्या है? ज्ञान बढ़ता है, कौशल बढ़ता है और नज़रिया अच्छा होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, संचार कौशल और प्रक्रियात्मक ज्ञान बढ़ता है। भूमिका निभाना, ये छठा पॉइंट है व्यवहारिक तरीके में। तो इस विधि में प्रत्येक कर्मचारी को एक विशेष भूमिका निभाने हेतु कहा जाता है। ट्रेनी को इस दौरान कार्य से संबंधित चिंताओं, उद्देश्य, जिम्मेदारी व काम करने की भावना से संबंधित विवरण भी बताए जाते हैं। संगठन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जैसे कि कारखाने में हड़ताल, संघर्ष व छुट्टी के दिन। तो यहाँ पर मतलब जब कारखाने में हड़ताल होती है तो कर्मचारियों को किस तरह से भूमिका निभानी चाहिए, किस तरह से उनको संघर्ष के दिनों में, छुट्टी के दिनों में भूमिका निभानी चाहिए, यह इसमें बताया जाता है। इस विधि का क्या लाभ है? पारस्परिक संचार कौशल में वृद्धि होती है, संघर्ष का समाधान आसानी से सीखते हैं कर्मचारी, ठीक है। आगे और भी लाभ पड़े। समूह में निर्णय लेने की सीखना, तो यह सीखना कि अपने व्यवहार का जो असर वो दूसरों पे क्या पड़ता है। तो जिम्मेदारी निभाने के क्या क्या प्रकार है? मल्टीपल रोल प्ले। इसमें कंपनी के जो ट्रेनी होते हैं उनको समूह में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह को भूमिकाएं दी जाती है और उन भूमिकाओं में वे कंपनी में किस तरह का व्यवहार प्रदर्शन करते हैं इस पर चर्चा की जाती है। फिर आगे लिखा हुआ सिंगल रोल प्ले। तो एक समूह जब कोई भूमिका निभाता है तो दूसरा समूह इसका अवलोकन करता है, सीखता है। फिर तीसरा है रोल रोटेशन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? वापस से देख लो, भूमिका निभाना, इसी के अपन फायदे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये प्रकार पढ़ रहे हैं भूमिका निभाने के प्रकार: मल्टीपल रोल प्ले, सिंगल रोल प्ले और रोल रोटेशन। तो इसमें क्या करते हैं रोल रोटेशन में? इसमें जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी के साथ पहले बात करता है, फिर खेल को रोकता है और फिर बताता है कि अभी तक आपने खेल में क्या किया है। और जो ट्रेनर होता है वो पात्रों को भी आपस में बदल देता है। जैसे कि कोई मैनेजर था उसको क्लर्क बना दिया, क्लर्क को क्या बना दिया? सीईओ बना दिया, सीईओ, ठीक है, कंपनी का मालिक बना दिया। इस तरह से पात्रों को बदल करके रोल रोटेशन करके सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। सहज रोल प्ले का मतलब क्या? एक ट्रेनी खुद भूमिका निभाता है तथा अन्य प्रशिक्षु उन लोगों के साथ भूमिका निभाते हैं जिनके साथ वह उस प्रशिक्षु ने पहले बात की थी। तो मान लो 10 बंदे एक ग्रुप के अंदर, तो जो ट्रेनर है, मान लो ट्रेनर ने 2 बंदों के साथ पहले बात की थी, ठीक है, तो उन्हीं 2 बंदों को एक कोई भी बंदा है, कोई भी लड़का है नया, तो वो कुछ उनको सिखाएगा जो भी उसने अभी तक कंपनी में सीखा। या सहज रोल प्ले कहलाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों? तीसरा प्रकार है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ लेते हैं। इस पद्धति में कर्मचारियों को नियमित, ये तीसरा तरीका है प्रक्रिया का, ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। 10 नंबर का सवाल कन्फर्म आएगा,
ठीक है, तो पढ़ लेना इसको। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इस पद्धति में कर्मचारी को नियमित ऑन द जॉब यानी कि कार्यस्थल पर रखा जाता है तथा उस नौकरी के लिए आवश्यक स्किल्स सिखाई जाती है। एक जो ट्रेनी होता है एक अनुभवी प्रशिक्षक की देखरेख में काम सीखता है, यानी कि अच्छे ट्रेनर के देखरेख में काम सीखता है। इसमें कर्मचारी काम के घंटे नहीं खोता है, कर्मचारी अपने वरिष्ठों तथा अधीनस्थों से ही काम सीखता है। परंतु इस पद्धति में नुकसान है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जो ट्रेनी होता है उसने अभी तक पूरा ट्रेनिंग नहीं ली होती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या, कंपनी में रह करके ही उसको स्किल्स वगैरह सिखाना, मशीन वगैरह चलाना सिखाना। आगे लिखा है इसमें, इस पद्धति में कर्मचारी को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उसके काम में रुचि पैदा करके कार्य से संबंधित सभी गलतियां बताकर काम करने हेतु प्रशिक्षक द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या तरीके होते हैं, जॉब रोटेशन, कोचिंग और JIT जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक, नौकरी निर्देशित तकनीक, फिर टीम असाइनमेंट, ओरिएंटेशन विधि, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सलाह, ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तरीके अपना सकते हैं किसी भी कर्मचारी को ट्रेनिंग देने के लिए। जॉब रोटेशन क्या होता है, वही मैंने आपको बता दिया कि मान लो कोई अकाउंटेंट है, उसको HR बना दिया, HR को सुपरवाइज़र बना दिया, सुपरवाइज़र को अकाउंटेंट बना दिया, ठीक है, अकाउंटेंट को क्लर्क बना दिया। कोचिंग क्या है, इस विधि में योग्य प्रशिक्षक अथवा कोच प्रशिक्षु को किए गए काम पर फीडबैक देता है, ठीक है, और उनको सुधार करने के लिए कहता है। आगे लिखा है नौकरी निर्देशित तकनीक, तो इसमें जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को नौकरी करने का तरीका बताता है और ट्रेनर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देता है, अंत में फीडबैक भी देता है कि आपने कितना अच्छा काम सीखा है, कितना नहीं सीखा है। टीम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें एक ट्रेनर समूह में ट्रेनी को एक संगठनात्मक समस्या सुलझाने के लिए कहता है। इस विधि से जो ट्रेनी होते हैं वो समूह में काम करने के लिए कौशल सीख जाते हैं। चौथी विधि है ओरिएंटेशन विधि, इसमें प्रशिक्षक जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को कंपनी की नीतियाँ विजन, उनकी जिम्मेदारियाँ, कार्यस्थल पर व सहकर्मियों के बारे में बताता है ताकि वे कंपनी में सहज रूप से और विश्वास के साथ में काम कर सकें। आगे इंटर्नशिप विधि, इस विधि में जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को प्रैक्टिकल रूप से काम सिखाने का प्रयास करता है और हफ्ते में मतलब 1 महीने में 1 से 3 हफ्ते तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी व्यवस्थित संरचना नहीं होती इंटर्नशिप विधि की, तथा काम करने का केवल ऊपरी स्तर पर ही ज्ञान दिया जाता है। तो इंटर्नशिप क्या, मान लो आप बीटेक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, और मान लो 3rd ईयर में हो, तब आप किसी कंपनी में गए हो, वहाँ पे आपने कहा कि मेरे को इंटर्नशिप करनी है, तो वहाँ पे आपको महीने के अंदर 1 से लेकर 3 हफ्ते तक कुछ कुछ काम सिखाया जाता है, लेकिन ऊपरी स्तर पर सिखाया जाता, अच्छे से नहीं सिखाया जाता। अप्रेंटिसशिप क्या है, इस विधि में जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को प्रैक्टिकल रूप में काम सिखाने के लिए ज़्यादा टाइम देता है, 1 से लेकर 3 साल तक, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में क्या, इंटर्नशिप तो 1 से 3 हफ्ते की होती है, लेकिन अप्रेंटिस वो दोस्तों 1 साल से लेकर 3 साल तक हो सकती है। सलाह में मतलब जो ट्रेनी होते हैं उनको सलाह दी जाती है काम सीखने के लिए। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं, किसमें, दूसरा टाइप है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है। इसमें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देख लेते हैं। इसमें कर्मचारी को नौकरी से अलग करके उसे ट्रेनिंग दी जाती है। यह पद्धति ऑन द जॉब सही आती है और इसमें लागत कम आती है, त्रुटि या दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है, परंतु इसमें कर्मचारी को अपने काम के घंटे खोने पड़ते हैं। अब देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, मतलब कर्मचारी कोई काम कर रहा कंपनी में, उसको कह दिया कि भाई अपना काम छोड़ करके तुम ट्रेनिंग लेने आओ बाहर, कंपनी के बाहर, ठीक है, तो काम के घंटे खोएगा, उसकी सैलरी घटेगी। निष्कर्ष, इस पद्धति के दीर्घकालिक लाभ है, लंबे टाइम तक लेकिन लाभ है इसके। क्या क्या तरीके आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आती है, केस स्टडीज़ आती है, द इंसिडेंट मेथड यानी घटना विधि आती है, रोल प्ले आता है, अनुभवात्मक अभ्यास यानी कि एक्सपेरिंशियल एक्सरसाइजेज आती है, कुछ कॉन्फ्रेंस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, सेमिनार, वर्कशॉप विधि, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और व्याख्यान विधि आती है इसके अंदर। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है ऑफ द ट्रेनिंग में, इसमें कार्यस्थल से मिलता जुलता नकली वातावरण तैयार किया जाता है तथा फाइलों व उपकरणों का प्रयोग करके वास्तविक लगने वाली ट्रेनिंग दी जाती है, ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। केस स्टडीज़ आप जानते हैं कि जो ट्रेनी होते हैं उनको समूह में अलग अलग समस्याएं लिख दी जाती हैं और उन समस्याओं पर वो अपने क्या विचार करेंगे, उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे, वो उनसे पूछा जाता है, ये केस स्टडी में लिखना है। घटना विधि, इसमें जो ट्रेनर होता है वो ट्रेनी को एक घटना पर बातचीत करने के लिए प्रश्न पूछता है और फिर उनका उत्तर जानने का प्रयास करता है। रोल प्ले, रोल भूमिका निभाना, जैसे कि कोई भी बंदा काम सीखने आया है, ट्रेनिंग उसको देना है, तो उसको कह दिया तू मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, वर्कर है, अब बता कैसे काम करेगा तू, ठीक है।
आगे लिखा हुआ अनुभवात्मक अभ्यास, इसमें ट्रेनी अपने सीखे हुए ज्ञान को सर्वप्रथम अपने समूह के साथ तथा अपने ट्रेनर के साथ साझा करता है। कॉन्फ्रेंस में मतलब सम्मेलन होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी विषयों पे चर्चा की जाती है, जैसे कि डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस, टीचर की कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस। सेमिनार क्या होता है, अलग अलग रुचि रखने वाले ट्रेनी को ट्रेनिंग दी जाती है। देखो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इसमें एक ही सोच रखने वाले लोगों का सम्मेलन होता है, जबकि सेमिनार में ना लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है, ध्यान देना। यह सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का डिफरेंस है। फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, इसमें कठिनाइयों के स्तर पर अलग अलग 2 यूनिट बने होते हैं। उसमें जो ट्रेनी होते हैं उनको सवालों का जवाब लिखना होता है और काम सीखते हैं वो। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसमें जो ट्रेनी होता है उनको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने शब्दों व कार्यों से किसी को दुखी ना करें। आख्यान विधि क्या होती है, बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों को योग्य प्रशिक्षक द्वारा निर्देश दिया जाते हैं। वर्कशॉप क्या होती है, ज्ञान के साथ जो ट्रेनी होते हैं उनको प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। आख्यान विधि मतलब किसी को लेक्चर सुनाना, ठीक है। चौथा विधि था किसी को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना है, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सीबीटी। तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसके कारण अनेक जो कंपनियां हैं वो सीबीटी विधि का फ़ायदा उठा रही हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर पे काम सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी 2 विशेषताएं, अनुकूलन यानी कि कस्टमाइजेशन, और दूसरा है लर्नर कंट्रोल। अनुकूलन क्या है, जो ट्रेनी होते हैं उनको उनके ज्ञान के आधार पर सीबीटी तैयार की जाती है। यानी कि मेरे को मान लो इंग्लिश कम आती है या फिर कोई भी हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती, तो मेरे को वो सब वहाँ पे सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो मेरा जो ज्ञान है उसी के आधार पर जो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मुझे करवाया जाएगा, ठीक है, कि आप इसी से सीखो। लर्नर कंट्रोल क्या होता है, इस प्रोग्राम को जो ट्रेनिंग होता है वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से बदल सकता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से देख सकता है चीज़ें। और आगे है प्रशिक्षण एवं विकास की तकनीकें, ठीक है। ये प्रक्रिया अपने विधियाँ पढ़ ली, अब तकनीकी पढ़ते हैं। पहला है सामग्री तकनीक, फिर प्रक्रिया तकनीक यानी मिश्रित तकनीक, मिक्स्ड टेक्निक। सामग्री तकनीक क्या है, देखो ये सवाल आ सकता है दोस्तों। प्रशिक्षण एवं विकास की तकनीकें, ये जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था ये तो आपका हो गया सवाल। ये सवाल कैसे आ सकता, अभी जो पढ़ा था तरीके, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के तरीके थे वो। तो इसमें ये 4 तरीके होते हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब अपन तकनीकें पढ़ लेते हैं। तो पहली सामग्री तकनीक, इस तकनीक में ज्ञान व उपकरण की चर्चा की जाती है। देखो याद कर लो ये प्रशिक्षण एवं विकास की तकनीक है। सामग्री तकनीक क्या होती है, इस तकनीक में ज्ञान व उपकरण की चर्चा की जाती है। फिर प्रक्रिया तकनीक, इस तकनीक में व्यवहार, जागरूकता, दृष्टिकोण की बात की जाती है। मिश्रित तकनीक क्या होती है, इस तकनीक में सामग्री तकनीक व प्रक्रिया तकनीक दोनों के तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि सम्मेलन और सेमिनार। दोस्तों इस तरह से हमने इस चैप्टर को एंड कर लिया है, आपका चैप्टर नंबर 7। या आप वापस से सुने, इसको शेयर करें और अच्छा लगे तो एक बढ़िया सा कमेंट करें, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।